ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज से आप सभी के लिए द सीजीपीएससी कोच लाया है कंप्यूटर पर डेली बेसिस पे एक नई एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चंस देखेंगे। और ये क्वेश्चंस दिखने में 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस 10 क्वेश्चंस के माध्यम से कम 20 से 25 क्वेश्चन और साथ में आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करवाए जाएंगे, सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर करवा दिया जाएगा। और इसके अलावा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि इन्हीं एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से मैं आप लोगों का पूरा कंप्यूटर का सिलेबस सिर्फ एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कवर करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि ये जो आपकी एमसीक्यू क्लास है, ये किस तरह से खास है और अदर आप लोगों ने जो भी एमसीक्यू देखे होंगे इसके पहले, वो किस तरह उससे अलग है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए, जितने भी हमारे कंट्री में जितने भी अदर स्टेट्स हैं, एमपी है ना, एमपी हो गया, आपका यूपी हो गया, हर जगह सब्जेक्ट्स तो कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल एमपीपीएससी को ले लीजिए, सीजीपीएससी को ले लीजिए, दोनों में सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। पर आपने देखा होगा कि एमपीपीएससी में यदि पॉलिटी पूछ रहा है तो उसके क्वेश्चंस अलग लेवल के होते हैं, अलग पैटर्न पर होते हैं। और आपके सीजीपीएससी में यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चंस आते हैं तो वो अलग पैटर्न पर आते हैं। ठीक इसी तरह जो आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आते हैं, उनका जो पैटर्न होता है वो अदर जो एग्जाम्स होते हैं लाइक बैंक के हो गए, एसएससी, रेलवे वगैरह के, उससे एक अलग पैटर्न पर होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। पर विशेष कर जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए कंप्यूटर का किस जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस पैटर्न पर आते हैं, उसी पैटर्न पर आज की और आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी, सेम पैटर्न पे हम फॉलो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज के हमारे कंप्यूटर क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन ईमेल का भाग नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन ईमेल का भाग नहीं है। सब्जेक्ट, फ्रॉम, सीसी, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो यहां ये देखिए कि हमसे क्या बोल रहा है, ईमेल। ईमेल, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या हो गया, ईमेल का फुल फॉर्म होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये क्या हो गया, ईमेल का फुल फॉर्म हो गया। इसके बाद में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ईमेल, फादर ऑफ ईमेल कौन है, किसने ईमेल को डेवलप किया है। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्जाम में ये नाम देखने को मिलता है, रे टॉमिल्सन, तो आपको अपना आंसर लेना है क्या, फादर ऑफ या डेवलपर ऑफ ईमेल, क्या लेंगे, रे टॉमिल्सन। पर इसके अलावा एक आध दो एग्जाम में ऑप्शंस में देखा गया है कि आपको रे टॉमिल्सन नहीं मिलता है, आपको नाम दे देता है क्या, शिवा अय्यादुरई। शिवा अय्यादुरई, ये हमारे इंडियन ओरिजिन बेस्ड पर्सन है, शिवा अय्यादुरई। तो दोनों के बीच में यह हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि किसने सबसे पहले ईमेल को क्या डेवलप किया था। तो यदि आपको एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि हु इज द डेवलपर या हु इज द फादर ऑफ ईमेल, तो आपको क्या लेना है, रे टॉमिल्सन। और यदि आपके ऑप्शन में रे टॉमिल्सन नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या लेना है, शिवा अय्यादुरई। ओके, तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ईमेल का भाग नहीं है। तो चलिए देखिए हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑब्जेक्ट। तो फिर आप पूछेंगे सर ईमेल का भाग क्या क्या होता है। तो देखिए ईमेल के भाग, सबसे पहले जब कभी आप ईमेल खोलते हैं तो आपको देखने मिलता है टू, फिर आपने देखा होगा फ्रॉम, फिर आपने देखा होगा सीसी, और फिर आपने देखा होगा बीसीसी। इसके बाद में आपने एक चीज और देखा होगा, सब्जेक्ट। और इसके अलावा एक ऐसा आप लोगों को साइन देखने को मिलता होगा, इसको हम बोलते हैं अटैचमेंट। ये जो साइन होता है, जो आप नीचे साइन देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये अटैचमेंट ऑफ फाइल्स का ये क्या होता है, साइन होता है। तो देखिए क्या होता है, टू का अर्थ क्या होगा कि जिसको हमको ये ईमेल को क्या भेजना है। फिर क्या हो गया, फ्रॉम का मतलब क्या, जो ईमेल भेजने वाला है। सीसी का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है कि सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। यह क्या करता है कि सीसी के जो सीसी है, कार्बन कॉपी, इसकी डेफिनेशन दे देता है और पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीसी का
जो परिभाषा है। ठीक है, तो सीसी क्या होता है, हमने जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा है उसके अलावा हमने और किन किन लोगों को मेल भेजा है, ये सीसी में शो हो जाता है, कार्बन कॉपी में शो हो जाता है। ठीक है, अब आता है ब्लाइंड बीसीसी। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है, यहां पास ये तो मालूम चलता है कि जिस व्यक्ति ने हमको मेल भेजा है या हमने जिसको मेल भेजा है, तो मेल प्राप्त करने वाले को ये तो मालूम चल जाता है कि इस व्यक्ति ने, मेरे को मेल भेजने वाले व्यक्ति ने किसी और भी व्यक्ति को मेल भेजा है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है वो मेरे को नहीं पता। इसको हम बोलते हैं क्या, एनोनिमस। मतलब हम जिस व्यक्ति को मेल भेज रहे हैं उसके अलावा और भी अन्य लोगों को मेल भेजना चाहते हैं, लेकिन ये किसी दूसरे व्यक्ति को बताना नहीं चाहते हैं कि मैंने और किन किन लोगों को क्या मेल किया हुआ है। तो ये क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ये कि हम जो मेल कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्या है, उस मेल का, उस मेल का टॉपिक क्या है। सपोज आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि कल जो है आपके बर्थडे पार्टी है, तो बर्थडे पार्टी में ये ऐसा ऐसा कुछ करना है, तो सब्जेक्ट रहेगा क्या, माई बर्थडे पार्टी प्लान, माई बर्थडे पार्टी प्लान। तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया क्या, अटैचमेंट ऑफ फाइल का क्या होता है, ये सिंबल होता है। तो ठीक है, तो निम्नलिखित में से ईमेल का भाग कौन सा नहीं है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट फ्रॉम सीसी हमने देख लिया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ईमेल के माध्यम से एक बार में अधिकतम कितने साइज की फाइल को भेजा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है ये, और कई बार, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ईमेल के माध्यम से कितने साइज जो फाइल हम भेजते हैं उसका मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है। तो समझिए, यदि आपने किसी को ईमेल भेजा है, यदि आपने किसी को ईमेल भेजा है या आपको किसी को ईमेल भेजना है, तो पहली चीज तो ये आती है कि हम कितनी फाइल भेज सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या आता है कि कितनी फाइल भेज सकते हैं। तो मैं आपको बतला दूं कि आप एक या एक से अधिक कितनी भी फाइल ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आंसर इसका कि 2, 4, 8, 10 फाइल, चाहे आपका जितना मन, आप उतनी फाइल ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है, वो जितनी भी आप फाइल भेज रहे हैं उनका जो साइज होगा, जो उनका साइज होगा, उस फाइल का साइज 25 MB से कितना, 25 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 25 MB। हुआ क्लियर। चलिए देखते हैं इसके बाद में अगला क्वेश्चन और क्या है। फादर ऑफ इंटरनेट, क्या बोल रहा है, फादर ऑफ इंटरनेट क्या है, ये होगा चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, विंडसर्फ, पॉल बरान। बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट को हम और क्या कहते हैं, इंटरनेट को हम कहते हैं सूचनाओं का राजपथ। क्या, हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का राजपथ। और क्या कहते हैं इंटरनेट को, इंटरनेट को हम क्या कहते हैं, सूचनाओं का, क्या, सूचनाओं का राजपथ। और क्या कहते हैं इसके अलावा, हम क्या कहते हैं, नेटवर्कों का, क्या, नेटवर्कों का नेटवर्क। अब क्या बोल रहा है, फादर ऑफ इंटरनेट, तो इसका आंसर क्या होगा, विंडसर्फ। क्या होगा इसका आंसर, विंडसर्फ। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, चार्ल्स बेबेज तो बच्चे को पता होता है क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद में टिम बर्नर्स-ली कौन है, ये जो टिम बर्नर्स-ली है ये कौन है, फादर ऑफ WWW। आपसे एग्जाम में, व्यापम में ये कई बार पूछ चुका है कि फुल फॉर्म ऑफ WWW, इसको क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखिए, क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। तो हमने यहां से क्या देख लिया, फादर ऑफ इंटरनेट को देख लिया। फिर इंटरनेट को और किन क्या नाम से पुकारा जाता है, तो सूचनाओं का राजपथ या नेटवर्कों का नेटवर्क। इसके बाद में फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। इसके बाद में टिम बर्नर्स-ली, क्या, WWW वर्ल्ड वाइड वेब के क्या, फाउंडर या क्या, फादर। और विंडसर्फ क्या, फादर ऑफ इंटरनेट। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 से 6 क्वेश्चंस या उससे भी अधिक क्वेश्चंस को क्या करें, कवर करें। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
VGA, VGA का फुल फॉर्म बताइए क्या है। देखिए ऑप्शन में वीडियो ग्राफिक अरे, वर्चुअल ग्राफिक अरे, वर्चुअल ग्राउंड एरिया, वीडियो ग्राफिक एरिया। तो दोस्तों जो आपका VGA है, VGA, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो ग्राफिक अरे। ये वीडियो ग्राफिक अरे क्या होता है समझिए। जैसे आपके पास में कंप्यूटर है, ठीक है, और क्या है इसके अलावा आपके पास में क्या है, एक डिस्प्ले डिवाइसेस। हमारे पास में डिस्प्ले डिवाइस होती है ना, जब भी जिनके माध्यम से हम किन्हीं चीजों को, किसी भी प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले करते हैं, तो जो आपकी डिस्प्ले डिवाइस होती हैं, तो ये जो VGA होता है, वीडियो ग्राफिक अरे होता है, ये क्या करता है कि जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर से जितनी भी डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है, उनको कनेक्ट करता है। तो VGA का फुल फॉर्म क्या हो गया, वीडियो ग्राफिक अरे। और वीडियो ग्राफिक का यूज क्या है कि जितनी भी हमारी डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं या डिस्प्ले यूनिट्स होती हैं उनको क्या करता है, कंप्यूटर से कनेक्ट करने का कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा हाँ दोस्तों, अभी हमारे एप्लीकेशंस पर बहुत ही शानदार ऑफर चल रहे हैं। लगभग क्या सारे कोर्सेस में आप लोगों को, सारे कोर्सेस आप लोगों को केवल 99 रुपीज में, सारे कोर्सेस आप लोगों को 99 रुपीज में अवेलेबल है। चाहे वो ACF रेंजर का हो, CGPC प्रीलिम्स का हो, चाहे वो आपका व्यापम भर्ती का हो, शिक्षक भर्ती का हो, छात्रावास अधीक्षक का हो, लैब परिचारक, लैब टेक्नीशियन, जितने भी एग्जाम है सारे के सारे कोर्सेस आपको सिर्फ 99 रुपीज में अवेलेबल है। और इसके साथ में इसकी जो वैलिडिटी है वो कैसी है, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है। और इसके साथ में आपको क्या क्या मिलने वाला है, रुकिए घबराइए मत, 100 रुपए में कोर्स तो मिल ही रहा है, लाइफ टाइम वैलिडिटी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। साथ में जितने भी लाइव लेक्चर्स, यदि आप लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है या किसी कोर्सेज को परचेस नहीं किया है तो करके देखिएगा, उसमें भी लाइव जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको उसी पैकेज में अपडेट्स आपके कोर्सेज में क्या हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने कोर्स को परचेस नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो जाइएगा गूगल प्ले स्टोर में, ऐप को डाउनलोड करिएगा। द CGPSC कोच आपको टाइप करना है, आपको द CGPSC कोच का लोगो दिख जाएगा और आपको ऐप को डाउनलोड करके क्या करना है, जो भी आपका मन करता है कोर्सेज को परचेस करना है और अपनी पढ़ाई को बूस्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चैट GPT किसके द्वारा विकसित किया गया है? व्यापम के आने वाले एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, दोस्तों लिख लेना, गारंटी दे रहा हूं छपने वाला क्वेश्चन है। ये आप लोगों को आपके नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। क्या चैट GPT किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो क्या होगा, देखिए चैट GPT, तो सबसे पहले तो क्या होता है, हमने क्या लिखा, चैट GPT। सबसे पहले आपसे पूछ लेगा कि चैट GPT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो समझिए। तो देखिए चैट GPT का फुल फॉर्म क्या होता है, चैट का चैट लिखा जाएगा, जी से क्या हो जाएगा, जी से हो जाएगा जनरेटिव, क्या जनरेटिव। फिर पी से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा प्री ट्रेंड, क्या प्री ट्रेंड। और टी से क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि चैट GPT का फुल फॉर्म हमने देखा कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, आपका पहला क्वेश्चन तैयार हुआ। फिर पूछा क्या है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो जो चैट GPT है ये डेवलप किया गया है OpenAI, OpenAI ये USA बेस्ड कंपनी है, USA, ये USA बेस्ड कंपनी है। कहां, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, USA की ये सैन फ्रांसिस्को की कंपनी है, ठीक है। अब इसको किस सन में, किस साल इसको बनाया गया है, वैसे तो जो आपका चैट GPT है, जो चैट GPT है इसको 2015 में बना लिया गया था, पर बात कर ले इसकी लॉन्चिंग की, पर बात कर ले क्या इसकी लॉन्चिंग की, तो इसको लॉन्च कब किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है 2022 में। कब, 2022 में चैट GPT को OpenAI के माध्यम से क्या लॉन्च किया गया है। तो आपसे ईयर पूछेगा तो 2022, आपसे पूछेगा कि ये OpenAI किसके द्वारा किया, चैट GPT किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो OpenAI। पूछ ले कि कंपनी अमेरिकन है, रशियन है, कहां से, तो आप बताएंगे अमेरिकन कंपनी, USA। चैट GPT का आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा तो आपको क्या बताना है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर।
या हो सकता है आपसे पूछ लेगा कि शब्द चैट जीपीटी में टी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब इसके बाद में अब आप पूछोगे सर कि इसके जो डेवलपर्स हैं वो कौन है, तो एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पास मैन और मैन, कोई तो आदमी होंगे जो उसको बनाए होंगे। तो एक क्या है, एक है आल्टमैन, एक क्या है आल्टमैन, और दूसरा क्या है, दूसरा है ब्रोकमैन। क्या मैंने आपको बताया कि ओपन एआई के जो जो मतलब फाउंडर मेंबर हैं जिनने चैट जीपीटी को बनाया है, वो कौन है, वो एक आदमी है, मतलब क्या, मैन है। दो आदमी मिलकर बनाए हैं, दोनों का नाम क्या है, एक का नाम है आल्टमैन, दूसरे का नाम है ब्रुकमैन। क्लियर? बढ़िया। वीडियो आप लोगों को मस्त लग रहा हो, क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया लग रहे हो, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए सबसे पहले हमको क्या मालूम, यहां पर दो शब्द सुनने को मिल रहे हैं, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। तो समझते हैं सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए जैसे हम पढ़ते हैं ना कि कंप्यूटर में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं, तो देखिए कंप्यूटर में जब आपको देखने को मिलता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो कैसे बताओगे आप? देखिए बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझाता हूं। देखिए हमारे पास ना जो सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, या कहने का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर्स को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो आपका होता है उसको क्या हम बोलते हैं, सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और तीसरा होता है क्या, आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो तीन भागों में बटे होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और तीसरा क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये किस काम आता है? देखिए हमारे पास में कंप्यूटर है, आप लोगों ने, सभी लोगों ने कंप्यूटर सेट देखा है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, पर ये काम कैसे करेगा? अब आप कहोगे सर बिजली से काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी से काम करेगा, चालू कर दोगे तो क्या काम करेगा? नहीं करेगा। हार्डवेयर यूनिट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके संयोजित रूप से उनसे काम निकलवाने का काम कौन करता है? जो काम करता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब क्या कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी जो भूमिका है वो हार्डवेयर को नियंत्रित करने की है और उसको ऑपरेट करने की है, और साथ में जो कंप्यूटर का प्रयोग करता है, जो कंप्यूटर को प्रयोग करने वाला है, कंप्यूटर को उपयोग करने वाला है, उसके लिए कंप्यूटर को प्रयोग के लायक उपलब्ध कराने के लिए एक मंच बनाना, वो क्या करता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है। फिर आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये होते हैं सहायक। ये क्या होते हैं? सहायक। ये किसके सहायक होते हैं? जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सहायक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। मतलब क्या, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसमें उनके कार्यों को आसान बनाने के लिए, किसी प्रकार की दिक्कत आती है उनको सॉल्व करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा, नाम सुना होगा डिस्क ड्राइवर, डिस्क डिफ्रेगमेंटेटर, है ना, डिस्क को अलग अलग भागों में बांटना, डिस्क कंप्रेशन, आपने जिप फाइल सुनी होगी कि बड़ी फाइल को छोटे में कंप्रेस करना। और उसी में एक एग्जांपल किसका आता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यदि आपके कंप्यूटर में किसी प्रकार का वायरस आ गया है, मालिशियस सॉफ्टवेयर अपलोड हो गया है, तो उनको डिटेक्ट करके उनको कंप्यूटर सिस्टम से हटाने का काम कौन करता है? एंटीवायरस करता है। तो एंटीवायरस आपसे परीक्षा में पूछ ले कि जो एंटीवायरस है वो किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो आप क्या बताएंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या वो एग्जांपल है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार हम यहां पर ध्यान नहीं देते हैं, नहीं है। तो बताइए, देखिए एवीजी ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, मैकफी ये भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, क्विक हिल तो आप सब सुनते ही आ रहे हैं। ठीक है, अब बचता है निम्दा। तो निम्दा क्या है? निम्दा हमारा जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि क्या है? ये वायरस है। ये क्या है? ये कंप्यूटर वायरस है। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको सॉफ्टवेयर समझाया, उसके बाद में सॉफ्टवेयर के प्रयोग क्या होते हैं मैंने आपको वो बतलाया। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसके अंतर्गत आता है? तो मैंने आपको बताया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। और फिर जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो हमने यहाँ पास देखा ही देखा।
मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि एक क्वेश्चंस के द्वारा मैं आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और साथ में जितने भी हमारे पास में टर्म्स आएंगे हम उनका कॉन्सेप्ट भी अपनी ही क्लास में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मुख्य मेमोरी को विभाजित किया जा सकता है। जो आपकी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, देखिए हमारे कंप्यूटर की दो मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। तो जो आपके कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, या आप बात कर लें कि कंप्यूटर को मुख्य रूप से जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों क्या है, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, कंप्यूटर मेमोरी होती है, कंप्यूटर मेमोरी को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है क्या, आपका सेकेंडरी। ठीक है, तो मुख्य मेमोरी को कितने भाग में बांट सकते हैं, दो भागों में, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, चलिए बायोमेट्रिक डिवाइस है। बायोमेट्रिक डिवाइस आप सभी ने देखा होगा, जब कभी भी हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं या किसी प्रकार का आधार कार्ड में चेंजेस करते हैं, या इसके अलावा सब लोग परिचित होंगे एक शब्द से, वो होता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जितने भी हमारे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, CBT, क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब आप आधार कार्ड बनवाने जाएं या आप जो आप अपना ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं, तो स्टार्टिंग में जब आप इंटर करते हैं तो क्या होता है, आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ये जो बायोमेट्रिक डिवाइस है ना, बायोमेट्रिक डिवाइस क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फॉर व्हाट पर्पस, ऑथेंटिकेशन। फॉर व्हाट, किसको किसको ऑथेंटिफाई करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन। ठीक है, तो बायोमेट्रिक के माध्यम से हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि फिंगरप्रिंट लेते हैं, और आपने देखा होगा कई एग्जाम्स में क्या करते हैं, हमारे आई इंप्रेशंस को लेते हैं। तो बायोमेट्रिक डिवाइस जो है ये हमारे फिंगरप्रिंट को ले रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको कुछ इनपुट दे रहे हैं। तो हमारी जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो कैसी डिवाइस है, वो इनपुट डिवाइस है। ओके, क्लियर आप सभी को। फिर क्या बोल रहा है, एमएस वर्ड में Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए, एमएस वर्ड में Ctrl+N, हमको दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो होता है Ctrl+N और दूसरा होता है Ctrl+O। जो Ctrl+N होता है ये किस लिए यूज करते हैं, ये करते हैं हम एक एमएस वर्ड में एक न्यू डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। जब हमको कभी कोई एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम क्या कर दबाते हैं, Ctrl+N। पर यदि हमारे सिस्टम में पहले से ही कोई फाइल एग्जिस्ट है तो उस फाइल को खोलने के लिए क्या करते हैं हम, Ctrl+ मतलब क्या, आपका प्री एग्जिस्टिंग फाइल को खोलने के लिए हम क्या दबाते हैं, Ctrl+O। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, Ctrl+N फॉर व्हाट, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो हमने देखा Ctrl+N और Ctrl+O। O किस लिए, ओपन तो करते हैं फाइल को, पर कैसी फाइलों को, जो कंप्यूटर में पहले से सेव हैं। ओके, आइए क्या बोल रहा है, वर्कबुक का संबंध है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन। और जो आपका जो MS वर्ड, MS एक्सेल और आपका MS पावर पॉइंट है, जो MS ऑफिस के ये जितने भी जो आपके क्या पैकेज है, सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, इनसे 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलना ही मिलना है, आते ही आते हैं, आप सभी को पता भी है। तो उसी का चलिए क्वेश्चन है, क्या है, वर्कबुक का संबंध है। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा, इधर गया साइन, ठीक है, वर्कबुक आप लोगों ने देखा होगा। ऐसा हम एक कंप्यूटर, हमारे MS ऑफिस में हमको एक सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। किस लिए, सपोज आपको अपने स्कूल का, किसी कॉलेज का रिजल्ट तैयार करना है, ऑफिस की सैलरी तैयार करना है, एक लिस्ट बनाना है, उन सब की मंथली सैलरी जोड़ना है, उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ डिक्रीमेंट हो रहा है, जो भी आपको लेंदी और सिस्टमेटिकली आपको कैलकुलेशन करना है, तो हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। और स्प्रेडशीट प्रोग्राम को कंप्यूटर में जो आपकी एप्लीकेशंस में हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं MS एक्सेल। क्या बोलते हैं, MS एक्सेल।
ठीक है। अब आप देखिए, आप लोगों ने देखा भी होगा, इस तरह से आपको क्या मिलती है, एक सीट देखने को मिलती है। इस सीट में ये जो आपको छोटा ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये जो आपको छोटा ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लॉक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल। और विभिन्न सेलों से, या हम कहें सभी सेलों से मिलके जो एक सीट बनती है, जो एक बॉक्स बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीट। ये हो गया सीट। और सीट के समूह को, विभिन्न सीट के समूह को, विभिन्न सीट के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्कबुक। विभिन्न सीटों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्कबुक। ठीक है। अब इसके बाद में आप ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इसमें अलग अलग आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, मैंने बताया इनको सेल्स कहते हैं। ये जो आप वर्टिकल बॉक्स देख रहे हैं ना, ये जो वर्टिकल बॉक्सेस बने हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कहते हैं कॉलम। क्या? कॉलम। और ये जो आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल है, इनको हम क्या कहते हैं, रो। रो को किसमें क्या करते हैं, 1 2 3 इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपके कॉलम होते हैं, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A B C D ऐसे हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपसे कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी MS एक्सेल में, किसी सीट में डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट होती हैं, है ना। ये हमारे व्यापम में 2-3 बार तो पूछ चुका है। ठीक है। तो डिफॉल्ट रूप से MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट होती है, तो इसका आंसर क्या है, 3। MS एक्सेल में जो हमारी जो वर्कबुक होती है, इसमें डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट होती है, 3। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि वर्कबुक का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, इसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है। डिफॉल्ट का मतलब होता है जो प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से ही तय है, कुछ नया नहीं। तो डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं बुक 1। इसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक 1। कितनी डिफॉल्ट सीट होती है, 3। ठीक है। और सेल्स, जो किसी भी आपकी जो सीट है, जो आपकी एक्सेल सीट है, जो इसकी मूलभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है। ठीक है। फिर हमने कॉलम देख लिया, रो देख लिया। कॉलम को ABCD के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, रो को 1 2 3 4 के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो वर्कबुक का संबंध है किससे, MS एक्सेल से। चलिए, और कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये तो रहे आज के हमारे 10 MCQ जो मैंने आपको सॉल्व कराए, और आप सभी ने देख लिया होगा, जो भाई बहन मेरे दोस्त क्लास के लास्ट तक बने हुए हैं, उनने देख लिया होगा कि देखने में 10 क्वेश्चन थे, लेकिन हमने यहाँ असल रूप में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पास देखे। और ना केवल 20 से 25 क्वेश्चन देखे, बल्कि क्या किया, उनके कॉन्सेप्ट को भी हमने समझ लिया। दोस्तों, इसी तरीके से आज से लेके आने वाले समय, जब तक कि आप लोग का पूरा कंप्यूटर का सिलेबस कवर ना हो जाए, तब तक मैं आप लोगों के लिए MCQ सीरीज लेकर के आऊंगा। मेरा वादा है, मैं यहाँ आप जो क्वेश्चंस आप लोगों को लेकर के आया हूँ और पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को यहाँ से सेम क्वेश्चंस देखने को मिलें। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने कमेंट्स करिएगा, और मेरी मेहनत यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय हिंद।